अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज एक बड़ी सियासी मुलाकात जो हुई इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म के साथ इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आपको याद है अब से कुछ रोज़ कबल सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी भी मुलाकात करके गए थे। अब वजूहात क्या हैं? यकीनन बलूचिस्तान एक बड़ा सीरियस मामला है जिसमें मौलाना फजल रहमान से वो चाहेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें बलूचिस्तान में अमन के लिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो सकती है आज की मुलाकात के हवाले से वो ये है कि मुमकिना जो लेजिस्लेशन का पैकेज आ रहा है वो और उसके साथ आईनी तरामीम जो हुकूमत लेकर आने की कोशिश कर रही है उसमें मौलाना फजल रहमान की मदद दरकार है। तो आज की मुलाकात एक इंतहाई अहम सियासी मुलाकात इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। एक सीरीज बन चुकी है, पहले सदर आसिफ अली जरदारी और उससे पहले अगर आपको याद हो कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब अकेले भी मिले थे मौलाना फजल रहमान साहब से और वो मुलाकात के फौरन बाद ऐवान सदर आसिफ अली जरदारी के पास गए थे। फिर सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात और उसके बाद फिर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी, इसहाक डार साहब भी थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और आज हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि किसी भी तरह जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और उनसे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से ज्यादा फोकस रखा जाएगा बलूचिस्तान में और इस पर उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की तारीफ भी की कि वो भी मामलात कर रहे हैं। पीटीआई के हवाले से बात जो आज एहसन इकबाल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो ये कह रहे थे कि जनाब जो कुछ भी ये पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं ये बेसिकली अपने लीडर यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं जैन कुरैशी, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैन, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं पहले ज़रा चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने जो बात की वो मुझे ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। ये बात वहाँ पर भी तय थी कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि दुश्मनाने पाकिस्तान है वो इंशाअल्लाह हमारी फौज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर उनको मकाम इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, वजीर आजम की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट क्या गुफ्तगू की वो भी जरा सुन लें। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है ये नॉर्मल वाकया नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। हम वो अक्टूबर में होस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ है कि वो ना हो, ये उसके लिए भी एक खिलाफ साजिश है। जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि इसकी बाकायदा प्लानिंग भी की गई थी 26 अगस्त की रात को जो वाकया पेश आया और फिर ये एक बाकायदा साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान SCO को होस्ट ना कर सके। मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा, हमारे सीनियर भी हैं और इनसे बहुत सीखने को भी मिलता है और फिर ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। सेनेटर साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लिया। मैंने आपको बताया कि अपोजिशन का ख्याल है कि जी मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात पहले भी होते रहे, फरारियों को या जो भी होते थे उनको पहाड़ों से नीचे ला के उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन फिर भी हालात अभी तक नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि एक ये ग्रैंड किस्म की साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। योर टेक सर। ये मजाक रात हैं, ये रात को मजाक किया जाता है, यानी ये इस तरह का मजाक जो है वो बलूचिस्तान में किया जाता है
कि जिसमें लोगों को कुरान शरीफ की कसम दे के, कुरान शरीफ की एक ज़मानत दे के पहाड़ों से उतारा जाता है और उसके बाद फांसी दे दी जाती है। ये तारीख़ है। उसको भी फांसी दे दो, उसके बेटे को भी फांसी दे दो, लोगों को जो है धोखा दो, तो आपके यहाँ जो है वो ट्रस्ट डेफिशिएंट है। ये एक बात है। इसको आपका एतमाद होना चाहिए। जिनसे बात करें वो आप पे एतमाद नहीं करते। आप प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने डॉक्टर मालिक साहब को बुलवाया, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बुलवाया कि पहले डॉक्टर मालिक साहब जब सीएम थे तो उनको भी मुज़ाकरात के लिए, यानी वो भी मजाक कर रहे थे रात में, तो वो उनको भी भिजवाया गया। और जब वो मजाक जो है ना चलते चलते मिचोर होने लगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी काफ़ी सारा काम हो गया है, तो वो फिर उस मजाक को बंद कर दिया गया, लाइन काट दी गई। तो अब फिर उनको मेरा ख्याल है कि मजाक वहीं से शुरू करने का प्रोग्राम बनाया गया, तो इसलिए उनको भी जो है ना उनसे मुलाकात को थोड़ा सा फ्लश किया गया। उससे लगता है कान खड़े होते हैं कि कोई ना कोई बात जो है ऐसी है कि वो फिर वो मजाक दोबारा से शुरू करने के लिए रात को दोबारा जो है ना माहौल बनाया जा रहा है। मगर ये पुराने जो है ना वो आपका जो है ना वो पुराने डोज हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं जो आप नए पैकिंग में बेच रहे हैं या उसको चेंज करके करते हैं, और आपके पास इसके अलावा कोई मामलात नहीं है। आपने दुरुस्त करना है मामलात को। एक तो वहाँ पे एहतराम लोगों को दीजिए, और उसके साथ साथ दस्तूर की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाइए। दस्तूर में आर्टिकल 4 को जो है ना आप यकीनी बना लीजिए कि जिसके साथ जो सलूक होगा वो कानून के मुताबिक होगा। अगर कानून के मुताबिक आप सलूक करें, फ़र्ज़ करिए कि मैं दुरुस्त आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ जो भी सलूक हो वो कानून के मुताबिक हो, जो आपके पास जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक हो, तो मेरा ख़्याल है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे इशू ये है कि आप कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ठीक नहीं है, उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि हम हालत जंग में हैं। उसको गायब कर दीजिए, उसको कुछ और कर लीजिए उसके साथ। तो ये जो है ना ये जो रवैया है रियासतों के पार्ट पे ये ठीक नहीं हुआ करता। रियासत के पार्ट पे रियासत जो है माँ होती है, माँ या बाप की तरह होती है। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। वो अगर वो कहीं पे जो है वो गुमराह भी हो जाए, कहीं इधर उधर निकल भी जाए तो उसका सही। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपने सही फरमाया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जो लोग स्टेट को मानते हैं वो हमारे सर आंखों पर। अब बात यह है कि ये डिवीजन जो है कि जो स्टेट को मान रहा है या जो नहीं मान रहा, ये भी बहुत क्लियर है। आप माशाल्लाह बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपको मालूम है। अब फैसला यह किया गया है कि उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जो स्टेट की रेट को या स्टेट को नहीं मानते, जिसको आपने माँ का दर्जा कह रहे हैं कि है, और यकीनन है। जो स्टेट होती है वो माँ होती है। तो फिर इसका मतलब है कि ऑपरेशन इज द फाइनल आंसर। इनके पार्ट पे हम तो ऑपरेशन को अपोज कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मगर ये हल नहीं है मसले का। ये मसला अब होगा ये कि आप मसला बिगाड़ के फिर कहेंगे कि अब आप आइए और आप दुरुस्त करिए, फिर उस वक्त देर ना हो गई हो, फिर ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मुदाफा ना कर सको। सही, बिल्कुल। ज़ैन कुरैशी साहब, हालात बहुत ख़राब हैं। क्या पीटीआई किसी ग्रैंड डायलॉग में बैठने को तैयार होगी? मैं सेनेटर साहब से भी पूछूंगा कि क्या मतलब इस सारी सूरत हाल को बलूचिस्तान के हवाले से जो, और इस वक्त दहशतगर्दी जो सर उठा रही है, इस पर कोई ग्रैंड डायलॉग पे आप लोग बैठ लें, या आप लोग खुद कोई कॉल करने के उसमें हैं कि भाई कोई ग्रैंड डायलॉग के लिए आप लोग कॉल कर लें सबको कि इसका कोई हल निकाला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, हमने डे वन से कहा है कि हम हर किस्म के सियासी डायलॉग में बैठने को तैयार हैं। हमारी कुछ शराइत थी जो हम कहते थे कि किसी भी डायलॉग के लिए आपको TORs बनाना ज़रूरी है, एक बेस लाइन बनानी ज़रूरी है, कुछ CBMs करने ज़रूरी हैं। आप हुकूमत वो करे तो हम इनके साथ हर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठने को तैयार हैं। अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है यकीनन एक तफ्तीशनाक चीज़ है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए अलार्मिंग नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। आज जो आग बलूचिस्तान में लग रही है, ये खुदा न खास्ता कल को पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। तो जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, मैं वज़ीर आज़म की बात से एग्री करता हूँ, ना करें दहशतगर्दों से बात। अगर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ हम आयरन फिस्टेड अप्रोच होगी, बिल्कुल ठीक है, बट मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनके साथ आप डील करें एज यू डीम फिट, कोई इतराज़ नहीं है आपके साथ, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कुछ अंडरलाइंग इशूज़ हैं।
जो बलूचिस्तान की आवाम है, जो उतने ही पाकिस्तान के शहरी जितने आप और मैं हैं, जब तक आप उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे और इसकी तय तक नहीं जाएंगे, आप जितनी एपेक्स कमेटीज बना लें, आप जितने स्टेक होल्डर्स को बुला लें, आपसे वो रिजल्ट नहीं गेन कर सकेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। विच इज़ वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है, और मेरे ख्याल से सेनेटर साहब ने भी शायद इसी चीज़ का अंदिया दिया कि ए ऑपरेशन इज़ नॉट प्रोबेबली द सोल्यूशन। आपको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा और एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, और दहशतगर्दों को आप जैसे मर्जी डील करें। जहां मुल्क की सलामती की बात है, मुल्क की सालमियत की बात है, हम मुल्क के साथ हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा ही सेटिस्फाइड नहीं, मैं आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ही सेटिस्फाइड व्हाट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डूइंग, जो बलूचिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबे, महरूमियां हमेशा से रही हैं। और इसी तरह हम सुनते आ रहे थे कि मुशर्रफ दौर में भी बलूचिस्तान पैकेज, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान पैकेज, और उसने अच्छे रिजल्ट भी दिए जो पीपल्स पार्टी के। उसके बाद भी आए जो 2013 से 2018 में दोबारा भी PMLN की गवर्नमेंट ने भी दी कि मतलब वो फाइनेंशियल पैकेज के ऊपर बात की गई। अब जैन यहां पे एक चीज है कि बहुत सारे NFCs और इस तरह पैसे देते रहे हैं लोगों को, लेकिन पैसा जाता कहां रहा, पैसा लगा क्यों नहीं, कहां गया? और माजरत से अंडर द टेबल भी अरबों रुपया दिया गया है उन लोगों को कि जो जरा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते थे। उनको कहते थे कि भाई ये लो और इस अपने इलाके में लगाओ, डेवलपमेंट करो ताकि तुम्हारी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सर क्लियरली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ना। अब मैं ये नहीं कह रहा, पैसा एक एलिमेंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ पैसे के अलावा और भी बहुत सारे अंडरलाइंग इश्यूज है बलूचिस्तान के। अगर बलूचिस्तान पैकेज दिया अच्छी चीज़ की, बट इट्स टू लिटिल, वी नीड टू डू मोर। और मैं ये भी नहीं कह रहा, मैंने पब्लिकली कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये करना है, ये हमें मिनहसुल कौम एज पाकिस्तानीज करना है। बलोच हमारे भाई बहनें हैं, हमें उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना है, हमने उनके कोर इशूज़ को एड्रेस करना है। और जब तक हम उनके कोर इशूज़ को एड्रेस ना करें, मेरा ये ज़ाती मानना है कि आप ऑपरेशन शुरू करेंगे, ऑपरेशन के अंदर आप जाएंगे दहशतगर्द के खिलाफ, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो भी आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट, एंटी इनके सेंटिमेंट गया है, तो दे नीड टू एड्रेस दैट एंड दे नीड टू बी कॉग्निसेंट ऑफ दैट। जब तक ये उस चीज को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो इसको ठीक कैसे कर सकते? जिस तरह बैरिस्टर साहब ने, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बोला, बट दैट इज लाइक कि इतना अरसे से ये मामला सारे चल रहे हैं, इश्यूज मालूम हैं। लेकिन मैं बताता चलूं कि हमें शाहिद रिंद, हमारे पुराने कोलीग जर्नलिस्ट, अब माशाल्लाह स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मैं शायद आपकी तरफ आऊँगा शुक्रिया के बाद। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने बलूचिस्तान की वॉइस भी सुन ली जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की ज़ुबान से है, मैं हट के कि उनकी पार्टी एफिलिएशन क्या है। आपने अपोजिशन की भी लाइन सुन ली। हुकूमत के पास यकीनन रेट मनवाने के लिए सबसे, जहाँ पे भी कोई उसकी स्टेट के मुखालिफ जाता है तो सबसे बड़ा टूल जो है वो ताकत है। लेकिन यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें एम्प्लॉय नहीं करनी पड़ेंगी। जिस तरह कुछ लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, कुछ वाकई ठीक है एंटी स्टेट हैं, उनके साथ आप आनी हाथ से निपटें। ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूँ जो जैन साहब ने बात की और टू सर्टन एक्सटेंट जो सेनेटर साहब ने भी बात की। देखें, ये इश्यूज़ आज के नहीं हैं, ये इश्यूज़ हर गवर्नमेंट ने फेस किए हैं, कुछ ने ज़्यादा फेस किए हैं, कुछ ने कम फेस किए हैं। लेकिन एक इशू जो है, अभी ये रिसेंटली एक सर्ज आई है पूरे टेररिज्म में, या खारजी फितना, जो नाम इसको दे लें, अगेन उनकी महरूमियाँ हैं, उसका इदराक भी हुकूमत को है। ऑब्वियसली एक ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री, काइनेटिक एलिमेंट भी उसमें, मैं बड़ा क्लियर हूँ। और मैंने ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस दिन दिल खराश वाक़या हुआ, और उसके अलावा आपने फिर कच्चे का भी देखा, उसके अलावा KP में आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इस तरह हो रहे हैं, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि पूरे मुल्क को एक इस लपेट में लिया गया है कि एक टेररिस्ट वेव आई हुई है, एक दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, और इस लहर से हमने निपटना है। हमने पहले भी ज़रबल अस्ब किया, हमने पहले भी रद्दुल फसाद किया, एंड काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स थे। उसमें आपने देखा कि कराची में एंड अब अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में जो है एक अमन व अमान की सूरत हाल कायम की गई। बिल्कुल सही। अभी जहाँ पे बात की या आपने पैकेजेस की बात की, बिल्कुल मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ पैकेजेस दिए और देने भी चाहिए, लेकिन पैकेजेस परहैप्स नो आंसर
टू ऑल द क्वेश्चंस दैट दे माइट हैव। और उसमें एग्री मैं इसलिए इनकी बात से करता हूँ कि उनको एक कंक्लूजन जो है उनकी होनी चाहिए, उनको एक उतनी ओनरशिप या वैल्यू जो है वो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने हम पाकिस्तानी हैं। एंड उनकी जब तक आप उनको कौमी धारे में इन आइसोलेटेड ग्रुप्स में को नहीं लेके आएंगे, जब तक उनको एक बेहतर उनकी अवेयरनेस या उनको एक राय रास्त पे लाने वाली बात है। और जिन लोगों के हकूक़ सल्ब अगर हुए हैं, खा वो डेवलपमेंट के हवाले से हैं, खा वो तालीम के हवाले से हैं, खा वो दीगर किसी और इशू के हवाले से हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड द गवर्नमेंट इज़ obviously trying its level best to address all of these issues starting now. I understand that since you are cognizant to all the issues, तो हुकूमत को भी पता होगी, लेकिन ये सारे हरबे पहले बहुत सालों से, मतलब 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 31 साल से इस प्रोफेशन में, अब कि हर दफा जाके उनसे बात भी की जाती है, उनको बिठाया भी जाता है और वो कमिटमेंट्स भी देते हैं कि जी हम जो ऊपर पहाड़ों पे बैठे हुए हैं जो कि हैं उनको भी हम राम करके ठंडा करके नीचे लाएंगे। तो ये इश्यूज हैं, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ज़मीर साहब बिल्कुल ज़रूरी चाहिए। देखें, क्विक फिक्स जो है वो हमने भी क्विक फिक्सेस किए, एंड देयर इज़ नो शाइंग अवे फ्रॉम दिस के हर हुकूमत ने जिसको जो जो मैंडेट मिला, जिसको जो जो टाइम मिला, जिसको जो जो रिसोर्सेज मिले, हमने क्विक फिक्सेस पे फोकस किया, ठीक है, लेकिन उसको कवर कर देना और ब्रश अंडर द कारपेट कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। इसका एक परमानेंट और ड्यूरेबल सोल्यूशन होना चाहिए, और ड्यूरेबल सोल्यूशन तभी होगा जब आप उन लोगों को ये उस चीज़ का इदराक भी दिलवाएंगे कि वो जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या एक्सटर्नल इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके हाथों में ना खेलें। सही, ये बिल्कुल आज जिस तरह वजीर दाखिला ने भी बात की, ऑब्वियसली हेड्स ऑफ स्टेट की एक मीटिंग होने जा रही है SCO, जिसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज उसकी इन्वॉल्व उनको होना भी चाहिए अगर नहीं भी कोई है तो, लेकिन ऑब्वियसली उसको सैबोटाज करने के लिए उसको सैबोटाज करने के लिए आई डोंट बिलीव कि लोकल हैंड होगा, कोई फॉरेन हैंड हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी हमारी, चाहे जितने भी जिसके साथ ज्यादतियां हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी जमात से किसी जमात से ताल्लुक हो, पार्टी से हो, वो ऐसा नहीं करेगा। शाहिद रिंद, टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, मुज़ाकरात भी और पावर भी, क्या यही स्ट्रैटेजी है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़मीर और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी फैसला होता है, पार्लियामान ने लेना हो, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस बात से बहुत वाज़ेह, उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट ये वो ऐवान है कि अवाम मुंतखब करते हैं, ये जो भी फैसला करते हैं उस फैसले को हुकूमत बलूचिस्तान न सिर्फ तस्लीम करेगी बल्कि उसे लेके चलेगी। लेकिन ज़मीर एक चीज याद रखिएगा, अभी जैन अकील मलिक को मैं सुन रहा था, कामरान मुर्तजा की बात आपने खुद पहले की। प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन तक बलूचिस्तान 47 से लेके 2024 तक हमें हमारी मौजूदा हुकूमत की ये ओपिनियन रही है कि कंफ्यूजन अबाउट बलूचिस्तान, कंफ्यूजन को जब तक आप दूर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम कंफ्यूजन क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है, ज़मीर आपके भी सामने है, अब एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा एक अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो 72 का आइन है, उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो 18th अमेंडमेंट है, उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए इत्तफाक राय, लेकिन उसी नेशनल एक्शन प्लान में एक्सट्रीमिज्म को तो टेररिज्म करार दिया गया, उसके अलावा जो एक्सट्रीमिज्म मुल्क में थी उसके मुतालिक एम्बिग्विटी रखी गई, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की गई, जिस उसी कंफ्यूजन के नतीजे में आप ये सवाल करते हैं जी नाराज नाराज नाराज। पहले आपने कौन सब पर यह फैसला करना है नाराज कौन है। नाराज वो है जिसने बंदूक उठाई हुई है, नाराज वो है जो यूरोप में बैठा हुआ है, नाराज वो है जो रियासत से सेहत, तालीम, नौकरी या इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहा है। दूर नहीं करेंगे आप। शाहिद, माजरत से आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे आपकी आवाज सही नहीं पहुंच रही। एक क्विक ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और फिर इस पर मजीद भी बात करेंगे और फिर कुछ सियासी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपने शाहिद रिंद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता करें क्योंकि आज कुछ मौसमी हालात भी ऐसे हैं कि डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हुकूमती मौक़िफ़ भी सुन लिया, आपने अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुन लिया। बहैसियत बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आप एक सियासी लीडर, मुझे एक बात बताएं कि क्या जो भी क्लेम करते हैं इन वाक़यात के ऊपर कि जी ये हमने किया है, क्या उनको किसी तरह मनाकर टेबल पर बिठाया जा सकता है ताकि उनके ग्रीवेंसेस सुनकर, जिस तरह आपका यह ख्याल है कि यकीनन मुज़ाकरात ही इसका तमाम सूरत हाल का जो है बेहतर जो है वो तरीका हो सकता है, तो क्या उनको बिठाया जा सकता है और उसमें रोल कौन प्ले कर सकता? बैरिस्टर अकील साहब, आप इसका जवाब देते हैं मुझे, क्योंकि वो अभी देखिए इसमें तमाम तर पार्टीज को इकट्ठे बैठना होगा, सर जोड़ के बैठना होगा। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मैंने ऑलरेडी इस पे एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ मेरा था और मैंने इस पे वाज़े तरीके से कहा है कि वज़ीर आज़म साहब भी जल्द ही APC बुलाएंगे, इनको भी आके बैठना चाहिए। ये अगर इनके कोई आइडियाज़ हैं, अगर ये कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं, उसमें बताना चाहते हैं कि शायद कोई बेहतर इनकी तरफ से भी कोई ऐसी गुजारिश आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई मसले का हल निकले। फिल वक्त मसले का हल ये है कि अगेन लाइक यू सेड कि एक ट्रू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है उसी के ऊपर फॉलो करना है। एक तरफ आपने काइनेटिक ऑपरेशन करना है, आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, इस नासूर को आपने उसी तरह जवाब देना है जिस तरह उन्हीं के खिलाफ जिनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं उनको आप राजी कैसे करेंगे टेबल पे बैठाने के लिए? जब तक मतलब वो कहेगा कि भाई एक तरफ से गोली चलाते हो, उधर से मीठी जुबान से बुलाते हो। तो क्या उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या निहत्ते लोगों को नहीं गाड़ियों से निकाल के मारा? क्या उन्होंने दहशतगर्दी की एक लहर नहीं पूरे मुल्क में फैला दी और पूरे बलूचिस्तान में फैला दी? तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए यू हैव टू have some sort of a stern action, कोई थोड़ी सी आपको prior action should be stern action, power और उसके बाद फिर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और उसके साथ फिर आप उनको कहें कि now we can talk। ज़ैन सर देखिए, इस मामले में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। देखें, जहाँ तक बात है ना SCO समिट के अक्टूबर में होने की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है। उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अफादियत से कोई इनकारी नहीं है, पाकिस्तान में होना चाहिए। हर पाकिस्तानी जो है इसके हक़ में है। अगर कल को हुकूमत इस चीज़ के ऊपर एक APC भी बुलाती है और ऐसे मौक़ों, ऐसे नेशनल इशूज़ के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती हैं और सर जोड़े जाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा भी बनेगी और अपना इनपुट भी देगी। लेकिन आई पर्सनली फील कि इस पर टू प्रॉन्ग नहीं, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपकी होनी पड़ेगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट क्या है जिसको आप पीछे आपने विद एन आयरन फिस्ट जाना है, और वो एलिमेंट क्या है जो बलोच लोग हैं जिनके जायज़ मुतालबात हैं, और उनके रिड्रेसल के लिए भी उसके अंदर आपको तरीक़ाकार या एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा। सो अब मसला ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग इस हुकूमत का एक इशू ये है कि ये पोस्चरिंग करते हैं और शो स्ट्रेंथ करते हैं, ऊपर से आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं, एक तरफ से हमारे साथ बात करते हैं मुज़ाकरात की, ऊपर से फिर हमें जेलों में भी डालते हैं, केसेस भी हमारे ऊपर करते हैं, सारा कुछ। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। Yes, it needs to be a multi-pronged strategy. Yes, but they need to identify और properly identify करें। जो मैंने पहले अर्ज कर दिया ना, जो एंटी स्टेट एलिमेंट है बिल्कुल उसके पीछे जाएं। जिन्होंने लोगों को, निहत्ते लोगों को गाड़ियों में से निकाल के शनाख्ती कार्ड देख के लुकमा अजल बनाया है, एब्सोल्युटली उनके पीछे जाएं। लेकिन उनकी आड़ में आकर उन बेचारों को ना कुचल दें जिन बेचारों के 70-75 साल से बड़े जायज़ मुतालबात हैं। सो इनको, और ये भी गलत अप्रोच है फ्रैंकली कि जी पहले हम शो स्ट्रेंथ करेंगे, पीछे जाकर उनसे बात करें। बट लेकिन इतनी साइमल्टेनियसली घिनौना किस्म का एक्ट करते हैं तो सर, तो मतलब उसको नहीं, तो अब आइडेंटिफाई करें ना कि घिनौना एक्ट कौन कर रहा है। तो वो तो जो क्लेम कर रहे हैं, मैं तो वो इसी तरह मैंने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सुना, लेकिन मैं चाहता हूं शायद रिंद से मैं पूछ लेता हूं। मेरी अर्ज इसमें थोड़ी सी फर्क है के तर्जुमान भी हैं बलूचिस्तान हुकूमत। मैं चाहता हूं कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो। जिन्होंने घिनौनी हरकत की है बिल्कुल उनके पीछे जाएं, लेकिन जो
सिंपैथेटिक टू देयर कॉज हो गए हैं, बिकॉज उनके अपने मसाइल हैं, उनको उनसे अलहदा करें, उनको पॉलिटिकली हैंडल करें। सही। और जब तक ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी आप नहीं करेंगे, आप जिस रिजल्ट नताइज देना चाह रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर आप ये कह दें कि जी आज हम बजोरे बाजू उनको क्रश कर देंगे और फिर उनसे बात करेंगे, ये स्ट्रेटजी आपकी फेल कर जाएगी। ये जो इन्होंने बात की है कि आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। लेकिन ये भी होता तो आ रहा है। स्ट्रेटजी, टू प्रोंग स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स इट्स मोर और लेस द सेम थिंग, बिकॉज थिंग इज कि हम जब बात कर रहे हैं कि एक वो आयरन फिस्ट जो हमने करना है वो हम कर रहे हैं, उस पर वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट ऑपरेशन, ऑलरेडी हम जो है उस पर शुरू हो चुके हैं, जहां पे हु इज एक्चुअली सिंपैथेटिक टू देयर कॉज। जिस तरह जैन साहब ने बात की, ये बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की, उनको पॉलिटिकली हैंडल करना है, लेकिन उनको आपने रेस्क्यू भी करना है, उनको आपने एलियनेट करना है उन इस पूरे फैक्शन से जो एक इंतशार फैलाने के हवाले से, दहशतगर्दी या फितना फैलाने के हवाले से या खारजी होने के हवाले से। आपने यूल हैव टू एक्सट्रैक्ट देम, यूल हैव टू आइसोलेट देम, यूल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। इनमें आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा और उनके साथ इंगेज करना पड़ेगा। और उनके साथ इंगेज करने का बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि 70 साल से अगर उनके महरूमियाँ हैं, यूल हैव टू इंगेज विद देम, आपको उनको राय रास्त पे लाना पड़ेगा। और लेकिन बात सिर्फ उनसे हो सकती है जो पाकिस्तानी होंगे, जो पाकिस्तान को मानेंगे, जो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, जो पाकिस्तान के झंडे को मानेंगे। बिल्कुल। जैन कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है? और दूसरा, बड़ी डिस्टर्बिंग सी खबरें आ रही हैं। वैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आपके लीडर की रिहाई नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन है, ज़िद्दी हैं। सर जी, मुस्लिम लीग नून ने नजूमी का रोल कब से प्ले करना शुरू कर दिया है, इसका तो शायद अकील बेहतर जवाब दे पाएँ। हम जहाँ तक तो बात है ना एहसन इकबाल साहब की कि जी उनको कोर्ट्स के आगे पेश होना होगा और अपनी सफाई पेश करनी होगी, सर हम कोर्ट्स के आगे पेश हुए हैं, कोर्ट्स के अंदर हमारे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ कोर्ट ने और आइन और कानून ने अपना रास्ता लिया वहाँ हम बाइज्जत तरीके से बरी भी हुए हैं। वो इद्दत केस हो या साइफर केस हो या हमारा तोशा खाना का केस पहला वाला हो, तोशा खाना का तो रोज़ नया केस हो जाता है। तो हमने तो हम तो चाहते हैं कि एक आइन और कानून अपना रास्ता ले, और हम जो मैं फिर 9 मई की भी बात करूँगा, जिन लोगों ने 9 मई किया है उनको प्रोसिक्यूट करें, उनको कन्विक्ट करें, उनको कैफे के दार तक पहुंचाएं। हम ये कहते हैं कि 9 मई को और इन केसेस को आड़ बनाकर या रीजन बना के उनकी आड़ में पूरी एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको निशाना ना बनाएं। हमारे कायदीन और कारकुनान को बेजा जो है जेलों में ना रखें। अब एहसन इकबाल साहब ने जो आज तकरीर किया, आई ऑनेस्टली फील इट वाज़न्ट वारंटेड। कोई मौका महल होता है, आज कोई इसका ना मौका था ना महल था, उन्होंने भी उठ के एक जोशीला खिताब कर दिया। बट जहां तक वो एनआरओ की बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्टेड हिम टू स्पीक, ये तो वो बेहतर जवाब देंगे ना। नहीं, तो अपोजिशन की तरफ से जो बातें हुई थी उसका जवाब दिया उन्होंने, कहा कि ये जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं। लीडर ऑपोजिशन उठे और उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर बात की, उसका इससे क्या लेना देना था? अब इनके पास रिबटल कोई था नहीं, तो एहसन इकबाल साहब ने उठ के ये बात कर दी। बाकी मजेदार बात ये है, पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं, हमने ना एनआरओ मांगा है, ना इमरान खान साहब किसी डील के हामी है, ना इमरान खान साहब ने डील करनी है। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मौकों पे डील ऑफर हुई, उन्होंने डील नहीं ली। और मजेदार बात यह है, अपने गिरमान में तो झांगे, हमें तो ये अक्यूज कर रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। आप तो एनआरओ के मुस्तफीद हुए हुए हैं, यू हैव बेनिफिट फ्रॉम एनआरओ बिफोर, आप तो एनआरओ लिए बैठे हैं। तो आप हमें क्या कह रहे हैं? हमें ना एनआरओ आपसे चाहिए, ना हम आपसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा पहले भी यही था, आज भी यही है, जो हमारे केसेस बने हुए हैं उनको कोर्ट्स के अंदर चलाएं। लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेट द जस्टिस सिस्टम टेक इट्स कोर्स। हमें कामिल यकीन है कि हम बेगुनाह हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। और जैसे आपने देखा, मैंने कहा जहाँ जहाँ केसेस चले हैं वहाँ पे हम बाइज्जत तरीके से भरे हुए हैं। इन केसेस में भी साबित होगा कि इमरान खान साहब को और हमारा ऐसा ना कोई निफेरियस आइडिया था, ना प्लान था। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान की खातिर काम किया है, पाकिस्तान की खातिर आइंदा भी काम करेंगे। लेकिन बात इस हद तक चली गई है कि इमरान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की भी स्टेटमेंट है, इस पर भी कमेंट करिएगा बाद में। इसमें से बड़ा सिंपल कमेंट है, हम समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में केस जाना ही नहीं चाहिए। हम सिविलियंस हैं, हमें आप सिविल कोर्ट में ट्राई करें, मिलिट्री कोर्ट में जाने की क्या? वो 9 मई के वाक़े को वो उस तरीके से ले रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में शायद ये है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये इससे पहले कि मेरे से आप सवाल करें, जैन साहब से ये भी पूछ लें कि क्या आया ये इनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है या पीटीआई का मौक़िफ़ है? कौन सा वाला? सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में 23 से 24 लोगों को सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स की। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ैन कुरैशी, आप बहुत सारी बातों का जवाब देना है। एक तो जो मौलाना के साथ जो वाज़े तौर पर बैरिस्टर साहब ने बता दिया, कामरान मिर्ज़ा साहब ने, उनके अभी जवाब दीजिएगा। और एसेट, कोट एंड कोट वाला एसेट, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा यस, वरना एसेट तो देखें जी, मतलब अच्छे भी होते हैं। दो बातें हैं। इन्होंने पहली बात की कि जी खान साहब जो सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो मैसेजिंग करते हैं, और उनकी तरफ से जो बातें, इन्होंने उसमें कोई ये बात ये नहीं बताई कि उसमें उन्होंने डील कहाँ से मांगी है। डील इसमें कोई नहीं है। डील क्या होती है? डील ये होती है कि मैं अटक जेल से निकलूं और सीधा मैं किसी सऊदी महल के अंदर मेरी आंखें खोलें, वो डील होती है। डील ये होती है कि यहाँ पे मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं यहाँ से जहाज़ में बैठूँ, सीधा हैरिट्स में जाकर शॉपिंग करूँ, उसको डील कहते हैं। जो बंदा जेल में बैठकर, डील ये होती है कि न्यूयॉर्क के अस्पताल में जाके अपने आप को इंसेन डिक्लेयर करवा देना, वो डील होती है। जो बंदा जेल में बैठा है, अपने केसेस को फेस कर रहा है, उसने क्या डील करनी है? कोई डील नहीं है ना, वो आपसे कोई डील मांग रहा है। तो इनकी तरफ से ये एक ग्रोस अजम्पशन है कि जो उनकी सिग्नलिंग की वजह से वो डील मांग रहे हैं। इमरान खान साहब कोई डील नहीं मांग रहे। दूसरी इन्होंने यहाँ पे बात की यू टर्न्स के अपने साथियों को रूपुश रहनुमा आ जाएं, बाहर आए, उसका डील से क्या लेना देना है? वो देखें वो उनके, ये लोग हमें ज्वाइन करेंगे वापस, ये लोग नहीं कर सकते सर। वो उनके इंस्ट्रक्शन है अपनी जमात के लिए, उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो सकता है। वो मैंने डे 1 से बात की है, इस्तेहकाक किसी भी जमात के चेयरमैन का है, किसको अपनी पार्टी में ले, किसको अपनी पार्टी से निकाले। ये मियां नवाज शरीफ का भी फैसला है, ये बिलावल साहब का भी फैसला है, ये इमरान खान साहब का भी फैसला है। अगेन उसमें डील कहाँ प्रूव हो रही है? बात हुई है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर चांसलर का इलेक्शन हो रहा है, आप और मैं और अकील शायद ये सब बात मानते हैं, इट इज़ ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे कोई बेवकूफ़ लोग तो बैठे नहीं हैं, पढ़े लिखे द ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे बैठते हैं। इमरान खान साहब को 50 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने प्रपोज किया, उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ, जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है, उसके बाद वो नॉमिनेट हुए हैं। अब 2.5 लाख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने, आपने और मैंने बैठ के नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलमनाइज ने बैठ के उस पर वोटिंग करनी है। तो लेट्स अस्यूम कि वो सही फैसला करेंगे। वो कोई पीटीआई के जो है नहीं है, इमरान खान के फैन बॉयज नहीं है, या पीटीआई के वर्कर नहीं है जिन्होंने इमरान खान को वहाँ पे वोट देना है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फैसला वहाँ पे जमात में है, ऑक्सफोर्ड अलमनाई होंगे और क्या पता पता वो भी इमरान खान को वोट दे जाए। सो पॉइंट ये है, जो आखिरी की बात हो रही है, आखिरी और सर इमरान खान साहब एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। इमरान खान इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस, पाकिस्तानी फेसेस इन द वर्ल्ड। ये जो बात करें ना इंटरनेशनल, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे सर आ रहा हूँ। ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल एसेट है। मेरा ख्याल है ये कहना ये चाह रहे थे, ही इज एन एसेट, ही इज अ नेशनल एसेट इंटरनेशनली। इमरान खान वो आदमी है जिसको दुनिया जानती है, सियासत से हट के, उसकी फिलैंथ्रोपी, उसका क्रिकेटिंग करियर, ही इज ए ग्लोबल फिनोमेना, ही इज ए ग्लोबल फिगर। आप एक्सपर्ट कम्युनिटी को छोड़ें, इमरान खान शायद वो वाहिद सियासतदान होगा पाकिस्तान में जिसके दुनिया के किसी मुल्क में चले जायेंगे, उसका सपोर्ट इमरान खान इज एन एसेट। यस, इमरान खान इज एन एसेट। इमरान खान इज पाकिस्तान एसेट इंटरनेशनली। मौलाना साहब के साथ क्या मामला था? कामरान मिर्जा साहब ने कहा कि केस टू केस चलेंगे, अभी कोई बिल्कुल ठीक है जी। हमने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हमने बनाई है, एक ग्रैंड अलायंस बनाई है, इस मुल्क में मैंडेट चुराया गया, उसके ऊपर मौलाना साहब की पार्टी उसमें से एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौलाना साहब से गाहे बगाहे उस पर एंगेज करती रहती है, बिल्कुल सही, और हम करते रहेंगे। लेकिन आज ही कामरान मिर्जा साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ, कामरान मिर्जा साहब वजीर आजम के एक वफ्द के साथ बाकायदा, मोहसिन नकवी साहब भी थे उसमें, अता तारड़ साहब भी और दीगर लीडर्स भी, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई है। ये यकीनन मौलाना साहब को वो ये भी कहेंगे कि बलूचिस्तान में अमन लाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। एक चीज सियासी सूरत हाल भी डिस्कस हुई होगी, और फिर जो मुमकिना लेजिस्लेशन है, क्योंकि ये बात अभी वहीं पर है कि मुमकिना लेजिस्लेशन के लिए मौलाना साहब की मदद दरकार है। कामरान मिर्जा साहब, मुझे मुलाकात का भी इवन नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। मैं ना उसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। आज हुई है जी, उसके विजुअल्स भी आ चुके हुए हैं, चल भी चुके हुए हैं जी।
हो गई होगी, आप कह रहे हैं तो ठीक होगी बात, मगर बहरहाल मेरे इल्म में नहीं, सही, मेरे अपना मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं था कि आप तशरीफ लाइए, या मैंने कोई ऐसा अपना सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा कि जिसके मुताबिक, तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये बलूचिस्तान के हवाले से हुई हो, और आप कहते हैं कि अगर किसी पैकेज के हवाले से है तो भी आपकी खबर मुमकिन तौर पे दुरुस्त हो सकती है। क्या बात हुई है, कम से कम मैं इससे लाइलम हूँ, मैं अपनी लाइलमी का इजहार करता हूँ इस मामले में। सही है। मुझे आज नकवी साहब ने कहा कि मैं किसी दिन आऊंगा, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उसके बावजूद मैंने उसकी सख्त बातें भी की उनकी मौजूदगी में और इस बातचीत के बाद की, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो हम अपना मौक़िफ़ छोड़ देते हैं। चलता है ये सारा कुछ दोनों तरफ। पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, फिर वजीर आजम की आज मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है और मौलाना फजलुर रहमान साहब इज इन फोकस। मौलाना वैसे भी जो है ना, वो मतलब अगर कोई पैकेज की बात ना हो, वज़ीर आज़म तो पहले भी गए थे जिस वक्त पैकेज का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अब भी जो है ना, कभी तारड़ साहब इसको इनकार करते हैं, कभी इसका इकरार करते हैं। तो जिस वक्त पैकेज कहीं पे उसका वजूद या किसी लोगों के जहनों में भी नहीं था, तो मेरा ख्याल शहबाज साहब उस वक्त भी गए थे उनकी तरफ। जरदारी साहब, हाँ साहब क्विकली एक चीज बता दें कि क्या ये जितनी भी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, जो आईनी तरामीम है, ये बाकायदा ये हेड ऑन जाने की कोशिश है जुडिशरी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दैट जो कुछ भी होगा वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अदालत से। देखिए, मैं अपनी जाती राय इस वक्त बता सकता हूँ, पार्टी की राय नहीं बता सकता। पार्टी के सामने कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, या मुझे बुलवा के जो ना अभी तक कभी कंसल्ट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ, हालांकि मैं उस जजमेंट का जो ना वो हामी नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि उस जजमेंट में गलत किया गया है कि जो पार्टी जो फरीक नहीं थी उसको रिलीफ दी गई है, मगर स्टिल जो है ना वो अगर आप जुडिशरी के साथ जो है कोई ऐसा हेड ऑन हो जाएगा तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके दूरस नताइज नेगेटिव में होंगे, इस मुल्क को ख़राब करेंगे। हमको मुल्क को ख़राब नहीं करना, अपनी कुर्बानी अगर हमारी कभी देनी पड़ जाए तो वो हाजिर होना चाहिए, मगर मुल्क को ख़राब नहीं करना चाहिए। असूलों की बुनियाद पे मामला को आगे लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब ये सारी जो एक तो इन्होंने भी जवाब दे दिया वो भी, और दूसरा जो कामरान मिर्जा साहब ने भी बात की वो भी ज़रा ज़हन में रखते हुए, अब आप मुझे बताएं कि क्या इतनी डेस्परेशन है कि 12 जुलाई के फैसले के बाद आप लोग इतनी ऐसी लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं जो कि आला अदलिया को पसंद ना आए, ऐसी आईनी तरामीम लाना चाह रहे हैं जो कि आला अदलिया को पसंद ना आए, तो इसका मतलब तो ये है कि यू आर गोइंग हेड ऑन। ज़मीर साहब, बिफोर आई गो ऑन टू दैट, बड़े क्विकली मैं जो ये क्लैरिफाई करूंगा कि व्हेन आई सेड ही इज एन एसेट और इंटरनेशनल एसेट, आई ऑब्वियसली इन नो वे मेंट कि वो नेशनल एसेट है और व्हाटएवर। व्हाट आई मेंट वाज बेसिकली कि वो इंटरनेशनली रिक्रूटेड एसेट हैं, अब उनकी एक्सट्रैक्शन का टाइम आ गया, प्रॉब्ली रिक्रूटेड व्हेन ही वाज एट ऑक्सफोर्ड एनीवे। हैविंग सेड दैट, अगला जो आपकी बात है, मुझे everyone who goes to Oxford is recruited. No, he was, because obviously he's worked with those lobbies and he has worked on their agenda during his time in the government as well. Anyway, moving on, जब आपने बात की, गवर्नमेंट बिल्कुल हेड ऑन नहीं जा रही किसी के साथ भी। यहाँ पे एडवाइजर ऑन लीगल अफेयर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। सो जो चीजें सामने आ रही हैं, ये प्राइवेट मेंबर बिल थे। नूर आलम खान साहब का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो JUIF, सेनेटर साहब बेहतर बता सकते हैं वो क्यों ये वैसे जराए के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि नूर आलम खान साहब को भी नहीं मालूम था कि आप लोगों ने उनको ये बता दें। नहीं, हमने तो नहीं बचाया, हमने तो नहीं भिजवाया। हमें तो दानियाल साहब का भी मैं आपको बता दूं कि उनका भी नहीं लॉ मिनिस्ट्री को पता था। ये बताएं, जब नूर आलम साहब का बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगा, क्या ये उसके लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर उनकी बड़ी अच्छी बातें हैं। उन्होंने कहा कि 184(3) में जो है सू मोटो, उसको वो उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और रिव्यू के ऊपर फिर उन्होंने कहा, और दोहरी शौरियत के ऊपर उन्होंने कहा कि डुअल सिटीजन, जब हम एज पार्लियामेंट वी कैन नॉट होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री देन एनीबडी, वेदर दे इन द सिविल सर्विस और जुडिशरी और एनीवेयर। वो एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल से उस पर तो आप भी एग्री करेंगे, आप भी वोट करेंगे। आगे जो मामलात हैं, आगे जो ज़मीर साहब मामलात हैं, दानियाल साहब की बिल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस है बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैकलॉग एंड द रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली ऑन दैट सो बिलो ऑन द जुडिशियल इंडेक्स के हम जुडिशियल इंडेक्स में 130वें नंबर पे। एग्जैक्टली, पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं, आई एग्री, एंड दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। नहीं,
मैं मानता हूं, लेकिन चलो अगर उनकी तादाद बढ़ेगी तो निचले भी बोलेंगे। एक सेकंड ना, पहली बात तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है पहले उसको तो पूरी करनी सुप्रीम कोर्ट की, आपने तो वही नहीं पूरी की। दूसरी बात, मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि जी बैकलॉग बहुत ज्यादा है केसेस का, तो बैकलॉग तो सबसे पहले पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है, फिर हाई कोर्ट में होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है। पहले शुरू तो हो सर, नीचे से केसेस ऊपर आएंगे ना, ऊपर वाले जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर नीचे वाले डिमांड करेंगे ना कि हमें भी आपने जो 17 एग्जिस्टिंग सीटें पहले उनको तो भर लें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप जुडिशरी को पैक करना चाह रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर सुप्रीम कोर्ट की आला अदिया के कुछ जज खड़े हो गए हैं तो आप उनको माइनॉरिटी में लेके जाना चाह रहे हैं, आप अपनी पसंद के फैसले लेना चाह रहे हैं, अपनी पसंद के जजेस लाना चाह रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।